पहले हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन, पहला सवाल, ये जो आपको स्लाइड इस इन नोट्स में जो जो स्लाइड्स की हेडिंग है ये आपका आई कैप के क्वेश्चन है। अब आप में आई कैप में पहला आपको सवाल आ सकता है कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है या कौन कौन लोग रजिस्टर्ड होंगे। नेम द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है जी। नेम द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जिनको रजिस्टर्ड होना लाजमी है, उसके बारे में बात करनी है। कहते द फॉलोइंग पर्सन एंगेज इन द टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं, चाहे वो जीरो रेटेड हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे रिड्यूस रेट पे हो, चाहे फिक्स पे हो, उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कौन कौन से हैं? मैन्युफैक्चरर, कॉटेज इंडस्ट्री के
अब उसके बाद हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को देखते हैं। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के वक्ती तौर के ऊपर किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। फॉर एग्जांपल आप एग्जाम्प्ट सप्लाईज में डील कर रहे हैं, आप एग्जाम्प्ट सप्लाईज वगैरह सारे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक प्लांट इंपोर्ट करना है, हुकूमत कहती है कि मैं किसी भी नॉन रजिस्टर्ड बंदे को प्लांट इंपोर्ट नहीं करने दूंगी। अब आप कहते हैं कि मैं तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता बिकॉज मैं तो डेली एग्जाम सप्लाईज में कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अगर आपने प्लांट वगैरह इंस्टॉल करना है, कोई मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करनी है, तो आप अपने आप को टेम्परेरी तौर पर रजिस्टर्ड करवा लो। आप इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट करके उसको इंस्टॉल कर लेना। जब वो हो जाएगा तो आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। तो वक्ती तौर के ऊपर किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए हमने अगर अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवानी तो कैसे करवाएंगे। अब ये पॉइंट जो है ये मैन्युफैक्चरर के लिए है कि कोई अगर मैन्युफैक्चरर है, अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, उसके पास अगर कोई मशीनरी वगैरह नहीं है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, अभी उसने मशीनरी बनानी मंगवानी है, उसको उसमें लगाना है, फिर काम करना स्टार्ट करना है, तो फिर वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवाएगा एज अ मैन्युफैक्चरर कि वक्ती तौर पर मुझे रजिस्टर्ड कर दें। और ये जब वो एप्लीकेशन देगा 72 घंटों में उसकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव कर दी जाएगी और उसको 60 दिन तक के लिए क्या कर दिया जाएगा, टेम्परेरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। उसे कहा जाएगा कि आपने जो जो मशीनरी इंपोर्ट करनी है उसकी इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और उसकी कंप्लीट लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दी जाए। तो वक्ती तौर के ऊपर आपको उस स्पेसिफिक इंपोर्ट के लिए रजिस्टर्ड करने दिया जा रहा है। आफ्टर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे टेम्परेरी तौर पर, द पर्सन इज अलाउड टू इंपोर्ट मशीनरी, आप मशीनरी रॉ मटेरियल एक्सेट्रा जो भी है एज अ मैन्युफैक्चरर वो इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो पोस्ट डेटेड चेक है वो आप जमा करवाएंगे। जो ड्यूटीज और टैक्सेस का डिफरेंस होगा, मतलब आपको पता है कमर्शियल इंपोर्टर जो है वो 3% वैल्यू एडेड टैक्स पे करता है, आप तो नॉन कमर्शियल इंपोर्टर है, तो 3% का डिफरेंस होता है उसके और आपके टैक्स में। तो इसका जो वैल्यू बनेगी उसका पोस्ट चेक जो है वो जमा करवा देंगे कि ठीक है सर मैं आपको चेक जमा करा रहा हूँ। ये चेक इसलिए जमा करवा रहे होंगे बिकॉज आपने गारंटी देनी होती है कि जो आप मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करेंगे, आप इंपोर्ट करने के बाद खुद ही यूटिलाइज करेंगे। अगर वो मशीनरी आपने 60 दिन के अंदर अंदर इंपोर्ट करके इंस्टॉल ना की, इन केस ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, तो वो जो रजिस्ट्रेशन है वो डिसेबल हो जाएगी और ये जो आपने पोस्ट डेटेड चेक जमा कराया हुआ था ये कन्फिस्केट हो जाएगा, डिपार्टमेंट इसको एनकैश करवा देगा, डिपार्टमेंट जो है वो हमारा उसको लेके बैठ जाएगा। उसके बाद है हमारा, अगर किसके पास टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होगी वो अपनी मंथली रिटर्न तो फाइल करेगा, वो रिटर्न तो जमा कराएगा, लेकिन वो कोई इनवॉइस वगैरह इशू नहीं करेगा। अगर उसने कोई इनवॉइस वगैरह इशू कर दी तो उसको उस इनवॉइस के अगेंस्ट कोई किसी किस्म का इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा नो सेल्स टैक्स रिफंड शैल बी पेड टू द पर्संस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, या टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स रिफंड भी नहीं दिया जाएगा। और जो इनपुट टैक्स की अमाउंट अगर आपने कोई रिफंड वगैरह करानी है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, आप सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट आपको रिफंड वगैरह नहीं दी जाएगी। ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन में से आपको अक्सर क्वेश्चन वगैरह मिल रहे होते हैं, तो बड़ी आसान सी है, इसमें कोई कंसेप्चुअली बात नहीं है जो आप मतलब समझ ना आ रही हो, तो इसको जरा आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, लाजमी, एक होना ही होना है। अब इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कहता है इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जिसको कहा था कि रजिस्टर्ड हो जाओ, डज नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अप्लाई वगैरह नहीं किया, और नोटिस शैल बी इशूड टू सच पर्सन, उसको हम नोटिस इशू कर देंगे, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कहेंगे पाए ना आपको कहा था ना ये रजिस्टर्ड हो जाओ, क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुआ, अब आपको नोटिस दे दिया कि आओ हमारे पास, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, उसको सुनवाई का मौका देंगे। आफ्टर रिसीविंग रिटर्न अप्लाई, उसका रिटर्न अप्लाई रिसीव होने के बाद और उसकी पर्सनल हियरिंग के बाद, अगर कमिश्नर को लगे जो भी फैसला करने के बाद, वो क्या करेगा, वो ऑर्डर पास कर देगा, उस ऑर्डर में लिखा होगा कि इस बंदे को रजिस्टर्ड होना चाहिए या इसको रजिस्टर्ड होना नहीं चाहिए। तो कमिश्नर इसकी बेसिस पे क्या करेगा, इसकी बेसिस के ऊपर फैसला कर लेगा। Where the person does not respond within the time specified in the notice, जो नोटिस के ऊपर कमिश्नर ने टाइम स्पेसिफाई किया था कि इतने दिनों में आपने हमें रिस्पॉन्ड करना है, अगर आप उतने दिनों में रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जो कमिश्नर होगा
उसके पास जो भी आपकी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्यूटर में सबमिट करवा देगा और आपको जोर जबरदस्ती से क्या करेगा, आपको रजिस्टर्ड कंसिडर करवा देगा कि भाई साहब आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब आपको जो कंपलसरी जो कमिश्नर ने रजिस्टर्ड करवा के दिया है, अब आप हो गए हैं, आपको सेल्स टैक्स की तमाम प्रोविजंस को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको कमिश्नर नोटिस इशू कर देगा कि अपने रिकॉर्ड्स लेके आओ, आपकी सेल्स टैक्स की अमाउंट भी असेसमेंट होगी और आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले लिया जाएगा। इवन आपका ऑडिट भी ओपन हो जाएगा, पूरी प्रॉपर इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। अगर उसने कमिश्नर ने आपको सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड कर दिया और उसको बाद में एहसास हुआ कि नहीं यार ये तो हमने गलती की थी कि ये बंदे को रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए था, इसको हमने गलत तरीके से रजिस्टर्ड कर लिया था, तो द कंप्यूटराइज सिस्टम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिश्नर, तो कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर जो कंप्यूटर होगा वो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा और उसकी कोई भी लाइबिलिटी वगैरह, कोई भी डिफॉल्ट चार्ज या कोई पेनल्टी वगैरह होगी वो क्या हो जाएगी, वो वेव ऑफ हो जाएगी। तो ये जो है ये आपने क्या करना है, आपने इसको देखना है, ये हमारी क्या है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कहला रही होगी कि कमिश्नर ने यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड कर रहा है आपको। उसके बाद है चेंजेस इन द पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर हमारे जो रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स हैं अगर इनमें कोई चेंजेस, इनमें कोई चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमने पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखे थे, आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाए, पहले आप मिजान में थे अब आप एलाइड में चले गए हैं, आपने गैस का नया मीटर लगवा लिया है, आपका ऑफिस चेंज हो गया, आपने नई बिजनेस प्रेमिसेस खोलनी है, आपने नई मशीनरी लाई, मतलब ये जो हमने पर्टिकुलर्स जमा कराए थे अगर इनमें कोई चेंजेस आ रही हैं तो हमने उन चेंजेस को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है उसको देखते हैं। तो इन केस ऑफ अ चेंज इन एनी पर्टिकुलर, कोई भी चीज़ अगर आपकी तब्दील हो रही है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नोटिफाई द चेंज विद इन 14 डेज, कि उसको चेंज करने के बाद 14 डेज के अंदर अंदर वो कमिश्नर को बताएगा और कंप्यूटराइज सिस्टम जो होगा वो रिवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। where the person is unable to file an application directly in a computerized system, अगर आप सिस्टम में दरखास्त नहीं दे पाएंगे कि मैं सबमिट द एप्लीकेशन टू कमिश्नर, वो जो बंदा जिसने चेंज किया है वो आरटीओ का जो कमिश्नर होगा उसको दरख्वास्त दे देगा और जो आरटीओ का कमिश्नर होगा वो मेक श्योर करेगा कि 3 दिन के अंदर अंदर जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस करके आपको रिवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। माइट भी आपने चेंजेस करने की सिस्टम बैठा हुआ था या कोई भी वट मसले मसाइल हो सकते हैं, वेबसाइट डाउन थी, सर्वर्स का अटैक था, तो आप ज्यादा दिन कि आप वेट करें वेबसाइट कब चलेगी, आप जाकर कमिश्नर को फिजिकली दरखास्त दे दें, वो दरखास्त मिलने के 3 दिन के अंदर क्या करेगा, आपके पर्टिकुलर अपडेट करवा देगा। उसके बाद है a change of business category from non-manufacturer to a manufacturer shall be allowed after fulfilling the requirements which applicable for registration as a manufacturer, such as verification of machinery, confirmation of status as an industrial consumer from electric and distribution companies। अगर आप नॉन मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरर कैटेगरी में मूव हो रहे हैं तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन चेंज कर दी जाएगी, बट ड्यू प्रोसेस फुलफिल करने के बाद चेंज की जाएगी, इसमें आपके फिजिकल एसेट्स की वेरिफिकेशन और ये तमाम चीजें जो होंगी वो शामिल होंगी। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये बड़ा मजे का कंसेप्ट है कि आप एक आरटीओ से, मतलब आप पहले सरगोदा में काम कर रहे थे, आप लाहौर में आ गए हैं, लाहौर फिर सरगोदा मूव हो गए हैं, कराची से यहाँ पे आप इस तरह की मूवमेंट हो रही है, आपके बिजनेस प्रेमिसेस मूव हो गए हैं, आप सिंध से पंजाब में एंटर हो गए हैं, पंजाब से सिंध में केपीके में, तो आप अपना आरटीओ जो है वो भी ट्रांसफर करा सकते हैं। कैसे, इसको देख लेते हैं। द रजिस्टर्ड में भी ट्रांसफर फ्रॉम वन कमिश्नर टू अनदर और टू एलटीओ और टू आरटीओ if a registered person intends to shift his business activities from jurisdiction of one commissioner to another or has an any other valid reason, he may apply for the registration which is subject to the approval of such department। अगर वो चाहता है तो वो डिपार्टमेंट को अप्लाई करेगा, डिपार्टमेंट उसको चेंज कर सकती है आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, उसकी वेरिफिकेशन करवाने के बाद। The commissioner in whose jurisdiction the registration is now transferred, जिस आरटीओ के पास या जिस jurisdiction के बाद आप अब आ गए हैं, he shall exercise the jurisdiction over such person in a manner as if it always had such jurisdiction।
उसकी जुरिस्डिक्शन आपके ऊपर इस तरह से ही अप्लाई होगी जैसे वो हमेशा से आपके ऊपर था या हमेशा से आप उसके अंडर रह रहे थे। तो ये सिंपल आपने रीड करने की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है कि द पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन चेंज इन पार्टिकुलर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन में इन एक्सेप्शनल केसेस, ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं लाइक कोई प्रॉब्लम वगैरह हो सकती हैं, फाइल एन एप्लीकेशन इन द आरटीओ, द कमिश्नर एट आरटीओ विल देन सेंड सच एन एप्लीकेशन टू द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम विद इन 3 days। अगर सिस्टम में कोई अपडेशन वगैरह करनी थी और वो अपडेशन पॉसिबल नहीं थी और आप कह रहे हैं कि यार नहीं ये तो मसला हो जाएगा, सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो फिर आप कमिश्नर को अप्रोच करेंगे, कमिश्नर को दरखास्त देंगे। कमिश्नर जो होगा वो 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी दरखास्त रिसीव होने के बाद तो सिस्टम जो होगा वो आपका अपग्रेड करवा देगा। उसके बाद है कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, कि अगर आप जो है आपका ये बिजनेस है, आप लाहौर में भी रजिस्टर्ड हैं, आप कराची में भी आप कर रहे हैं और यहाँ पे भी, मतलब आप 3 जगहों पे रजिस्टर्ड हैं, तो इसमें कहते हैं कि आपका जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो रही हैं या जहाँ पे हेड ऑफिस जो हम भी पढ़ के आए हैं, आप सिर्फ एक होल्ड करेंगे, जो बाकी हैं जो डिफरेंट एलटीयूज में है वो आप होल्ड नहीं करेंगे, वो आपको सरेंडर करनी पड़ेगी। कहता है जी इन केस ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल रिटेन ओनली वन रजिस्ट्रेशन, उसके पास एक रजिस्ट्रेशन ही होनी चाहिए, एंड सरेंडर ऑल अदर रजिस्ट्रेशन, बाकियों को जो है सरेंडर करनी चाहिए। द एफबीआर में इन स्पेशल केसेस, किसी मखसूस हालात में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जो है वो अलाउ कर सकता है अगर किसी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं डिफरेंट एलटीयूज में या डिफरेंट आरटीओज में सिचुएटेड हो। मतलब आपका एक प्लांट है, आपका गाड़ियों का प्लांट है, टायर्स आपकी फैक्ट्री कहीं और लगी हुई है, लोहे की फैक्ट्री कहीं और लगी हुई है, गाड़ियां कहीं और लग रही हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हैं वो डिफरेंट आरटीओज में है, इस केस में आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अलाउ हो सकती है, अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करेगा। उसके बाद है जी हमारे डी रजिस्ट्रेशन। आप पहले रजिस्टर्ड थे, आप सेल्स टैक्स की तमाम कंप्लायंस कर रहे थे, आप उसको फॉलो कर रहे थे, अब आपने फैसला किया नहीं जी मैंने अब फॉलो नहीं करना, मैंने अब अपने आप को डी रजिस्टर्ड करवाना है। माइट भी आप पहले जिन एक्टिविटीज में डील कर रहे थे वो रजिस्टर्ड थी, अब वो जो हैं वो एग्जेम्प्ट हो गई हैं। ये कुछ भी ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं इसमें क्या होती हैं, अब आपने फैसला किया है कि अब आप रजिस्टर्ड नहीं रहना चाहते, उसके लिए क्या है आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, एवरी पर्सन हु सीजेस टू कैरी ऑन हिज बिजनेस, जिसने फैसला किया वो अपना कारोबार बंद कर रहा है और हु सप्लाईज बिकम एग्जेम्प्ट, या जिसकी सप्लाई एग्जेम्प्ट हो गई है, शैल अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर डी रजिस्ट्रेशन, वो कमिश्नर को डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, एंड द कमिश्नर में ऑन सच एप्लीकेशन ऑन, वो उस दरखास्त के ऊपर या अपने इनिशिएटिव के ऊपर क्या करेगा, वो सिस्टम को रिकमेंड कर देगा कि इस बंदे की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी जाए, नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मैक्सिमम 90 दिन के अंदर अंदर जब आप दरख्वास्त देंगे उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी, या अगर आपके ड्यूज जो हैं वो क्लियर हो जाए विच एवर इज लेटर, मतलब अगर आपने एप्लीकेशन दी है डी रजिस्ट्रेशन के लिए, देखेंगे एप्लीकेशन डेट क्या है और अगर आपके कोई ड्यूज थे कोई पेनल्टीज थी उसकी डेट क्या है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो लेटर डेट होगी जो बाद वाली डेट होगी 90 दिन के अंदर अंदर उस डेट से क्या करेंगे आपको डी रजिस्टर्ड कर देंगे। A registered manufacturer who after registration is covered by definition of cottage industry, एक बंदा एज अ मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड हुआ बट वो कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल कर गया तो वो भी डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देगा। और जो रिटेलर है जैसे पहले वो टायर 1 रिटेलर में था, अगर वो अब नॉन स्पेसिफाइड में फॉल कर गया है तो वो भी क्या करेगा, वो भी डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देगा। जो कमिश्नर है वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने के बाद कोई लाइबिलिटी वगैरह हुई उसको सेट ऑफ करवाने के बाद क्या करेगा कि भाई अपनी आखिरी रिटर्न जो फाइनल रिटर्न है वो जमा कराओ, अपने तमाम आउटस्टैंडिंग ड्यूज पे करो और निकल जाओ यहाँ से, तुम डी रजिस्टर्ड हो, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी गई है, अब तुम्हें फर्दर रजिस्टर्ड जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट तरीन एरिया शुरू होता है जो बच्चों को जहर लगता है वो है ब्लैक लिस्टिंग का और सस्पेंशन का। ब्लैक लिस्टिंग या सस्पेंशन ये कब होती है, हमने टैक्स फ्रॉड पढ़ा था। टैक्स फ्रॉड क्या था, फेक इनवॉइसेस अपनी इश्यू कर लेना, अपना रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना, अपना गलत रिफंड ले लेना, ये सारा क्या था, ये हमारा टैक्स फ्रॉड कहलाता है।
अगर कमिश्नर को ये लग जाए पता, या उसे लग रहा है कि यार ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है हमारे पास, ये टैक्स फ्रॉड में शामिल है या इस तरह का काम कर रहा है, तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी कर सकता है। और वो उसको सस्पेंड करने के लिए इन रिटन ऑर्डर पास करेगा और आपके खिलाफ क्या कर देगा, इंक्वायरी भी स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये ब्लैक लिस्टिंग है, इसकी कहानी ऐसे शुरू नहीं होती। पहले सस्पेंशन होगी, सस्पेंड किया जाएगा, मुअत्तल किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद आपकी सस्पेंशन जो है, आपकी ब्लैक लिस्टिंग जो है, उसका प्रोसीजर जो है वो कैरी किया जा रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सस्पेंड। सस्पेंशन क्या होती है, टेम्परेरी तौर पे होती है। अगर आप इसको देखें तो ये मुअत्तल है कि आपको टेम्परेरी तौर के ऊपर क्या कर दिया है, कि आपको मुअत्तल कर दिया गया है, अब आप ये काम नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि सस्पेंशन होती कब है, रीजंस क्या है, रीजंस फॉर सस्पेंशन। कहता है जी, वेयर अ कमिश्नर इज सेटिस्फाइड, कमिश्नर को यकीन हो दैट अ पर्सन हैज इशूड फेक इनवॉइसेस, कि आपने जाली इनवॉइस इशू की हैं, आपने टैक्स अवेड किया है या टैक्स फ्रॉड कमिट किया है, तो उस बंदे की रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर दी जाएगी कंप्यूटर के जरिए, और उसको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया जाएगा। मतलब नोटिस से पहले ही उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करेंगे और उसके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर देंगे कि भाई तेरी हमने रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी है, अब तेरे खिलाफ इंक्वायरी है, अब तुझे हम नोटिस इशू कर रहे हैं कि हमने तेरी रजिस्ट्रेशन इसलिए सस्पेंड की है और ये तुझे हमने नोटिस जो है इसके बारे में इशू कर दिया है। इसके अलावा सस्पेंशन की और भी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कौन कौन सी, जैसे आपने जो एड्रेस दिया था कि जी ये मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस है, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँगा, आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, नहीं थे, सस्पेंड कराओ इसको। अगर पूछो भाई तूने जो हमें अपना रजिस्टर्ड एड्रेस बताया है तुम वहां पे अवेलेबल नहीं थे, या अगर आपके पास ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू आता है, वो आपके रिकॉर्ड्स वगैरह एक्सेस करना चाहता है, आप उसको रिकॉर्ड्स की एक्सेस नहीं देते, कैंसिल, पकड़ लो इसको। या अगर आपको कोई एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल है, मतलब आपकी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट एक्सेसिव होती जा रही हैं, आपके रिफंड्स जो हैं वो एक्सेसिव हैं, आपका हर महीने कैरी फॉरवर्ड में कैरी फॉरवर्ड आई जा रहा है, या आपका टर्नओवर अचानक से इंक्रीज हो गया है। मतलब आपकी फैक्ट्री थी गीला तीतर प्राइवेट लिमिटेड, अब, और आप पहले कल्टस पे फिरते थे सेकंड हैंड, अचानक से आपके पास क्रूजर्स आ जाए, आपके डीएचए में बंगले आ जाए, आप अचानक से एक दो सालों में अन्य अमीर हो जाए, तो कहेंगे कि भाई ये जो है ना गिला तीतर है, ये जो अन्य अमीर हुआ है ऐसे नहीं हो सकता, पकड़ लेंगे आपको कि आ जाओ। उसके बाद अगर आप कोई सब्सटेंशियल परचेजेस की हैं, या आप सप्लाईज कर रहे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को, या आप कर रहे हैं सस्पेंडेड पर्सन को, मतलब एक बंदा जिसको टैक्स वगैरह ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, वो उसे फिर परचेज करी जा रहे हो, जिसको सस्पेंड कर दिया गया है आप उससे भी परचेज करी जा रहे हो, आप भी सस्पेंड हो जाओगे। मतलब वो तो खुद तो डूबा होगा, आपको भी लेके डूबेगा। उसके अलावा अगर आप सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते, ये होती है 2 कंसेक्टिव पीरियड्स के लिए, अगर 2 कंसेक्टिव पीरियड्स आप सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे विदाउट एनी रीजन, आपको तब भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। या कमिश्नर की रिकमेंडेशन के ऊपर कि किसी और जुरिस्डिक्शन कमिश्नर था, उसने जो है आपको रिकमेंड किया, आप सस्पेंड हो गए, या कोई भी ऐसी रीजन जो कमिश्नर स्पेसिफाई कर दे, आपकी सस्पेंशन हो सकती है। देखें, इन जो जराए हैं, इनमें सस्पेंशन करनी होगी तो आपको नोटिस इशू किया जाएगा, नोटिस देंगे फिर इशू करेंगे, सस्पेंड करेंगे। लेकिन अगर आपने फेक इनवॉइसेस इशू किए हैं या टैक्स फ्रॉड इशू किया है, फौरी तौर के ऊपर आपको सस्पेंड किया जाएगा और नोटिस बाद में दिया जा रहा होगा। सस्पेंशन ऑर्डर जो होगा, ये रिटन सस्पेंशन ऑर्डर पास किया जाएगा, इसमें रीजंस ऑफ सस्पेंशन है बताई जाएंगी, और ये रजिस्टर्ड पर्सन को भी दे दिया जाएगा, और जो तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी कह दिया जाएगा भाई साहब ये इसको सस्पेंड कर दिया जाए। अब जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की थी 6 माह तक, सॉरी यहाँ 2 माह मैंने कह दिया था, 6 माह तक, जिसने 6 कंसेक्टिव मंथ्स तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी, उसको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। नोटिस इशू नहीं करेंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाएगी। जब उसको याद आएगा ओहो मैंने तो यार रिटर्न से सबमिट नहीं करवा रहा, तो मैं सस्पेंड हो गया हूँ, फिर कहेगा डिपार्टमेंट को भाई तुम तो गायब हो गए थे, तुम तो दुनिया जहान छोड़ के चले गए थे, तो फिर वो क्या करेंगे, वो विदाउट नोटिस
आपकी सस्पेंशन जो है वो कर सकते हैं। अब पेपर में सवाल आएगा कि क्या विदाउट इशूइंग नोटिस किसी भी पर्सन की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके रिलेटेड आपको पूछ लेगा। तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है कि विदाउट गिविंग एनी नोटिस रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो सकती है। दो सिनेरियोज हैं, या तो आप फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व हो, या आप 6 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स में अगर आपने रिटर्न जमा नहीं कराई तो नोटिस के बगैर ही आपको ये सस्पेंड किया जा सकता है। अच्छा जी, जो बंदा सस्पेंड हो जाएगा उसको क्या किया जाएगा? अगर सस्पेंड हो गया उसे कोई इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। अब वो कोई उस पीरियड तक जब तक उसकी सस्पेंशन रहेगी वो कोई रिफंड, कोई किसी किस्म की इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट जो है वो क्लेम नहीं कर पाएगा। इवन जो उस जिससे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, जब वो सस्पेंड हुआ है उस पीरियड में अगर उस सस्पेंडेड पर्सन से किसी ने परचेजेस की हैं तो उस इनवॉइस के ऊपर वो बंदा भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा। तो ये भी याद है कि नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट शैल बी अलाउड टू बायर्स ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस इशूड बाय सच सस्पेंडेड पर्सन। ये जो इस सस्पेंडेड पर्सन ने जो इनवॉइस इशू की थी उस इनवॉइसेस के ऊपर दूसरा बंदा भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा। तो दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ खुद तो डूबे है सनम तुमने भी साथ लेकर डूबेंगे। तो ये है, चाहे वो उसने प्रायर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन इनवॉइस इशू की हो, चाहे आफ्टर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन इनवॉइस की हो, उसके ऊपर क्लेम नहीं होगा। ये चीज है। सस्पेंड हो गया, आपने सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया। अब मुअत्तली के बाद वाला अमल, कमिश्नर शैल विद इन 7 days ऑफ इशुएंस ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर, सस्पेंशन ऑर्डर देने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर इशूड अ शो कॉज नोटिस, वो इजहार वजूह का नोटिस क्या है इशू करेगा, टू अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग विद इन 15 days ऑफ इशुएंस ऑफ सच नोटिस। क्या करेगा कमिश्नर ने? अब इसको ध्यान से सुनिएगा। कमिश्नर ने सबसे पहले आपको नोटिस दिया कि भाई साहब, सॉरी, उसने आपको सबसे पहले ऑर्डर दिया, सस्पेंशन ऑर्डर पास कर दी। कमिश्नर ने सबसे पहले आपका सस्पेंशन ऑर्डर पास कर दिया। अब इस सस्पेंशन ऑर्डर देने के बाद 7 days के अंदर अंदर क्या करेगा, वो आपको शो कॉज नोटिस इशू करेगा, इजहार वजूह का नोटिस कि भाई हमने तुम्हें सस्पेंड किया, ये रीजन है, आओ बताओ क्या है और क्या नहीं है। वो आपको शो कॉज नोटिस प्रोवाइड करेगा। और ये जो शो कॉज नोटिस होगा, ये शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद 15 days का टाइम दिया जाएगा और उसमें आपने अपना जवाब दाखिल करना होगा और आपकी हियरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इस नोटिस में क्लियर लिखा रहेगा कि अगर आपने हमें इस नोटिस का रिस्पॉन्ड ना दिया हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। अभी सस्पेंड किया है फिर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और वो बंदा ब्लैक लिस्ट कब हो जाएगा? अगर वो इस नोटिस का रिस्पॉन्ड ना कर पाए, या अगर इस नोटिस में जो रेलेवेंट रिकॉर्ड मांगा गया था वो रिकॉर्ड ना प्रोड्यूस कर पाए, अगर उसने अपने बिजनेस रिकॉर्ड या बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर एक्सेस ना दी, या कोई भी रीजन अगर वो स्टेट कर दी गई, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आपकी ब्लैक लिस्टिंग हो जाएगी। अगर 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 यहाँ भी देखिएगा, अब सस्पेंशन ऑर्डर के बाद 7 days के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस इशू होना ही होना है। अगर 7 days के अंदर अंदर सस्पेंशन ऑर्डर के शो कॉज नोटिस इशू नहीं होता तो ये जो सस्पेंशन ऑर्डर था वो वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। उन्होंने आपकी जो सस्पेंशन की थी उसकी जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी, बिकॉज उन्होंने उन सस्पेंशन के 7 दिन के अंदर अंदर क्या करना था, आपको शो कॉज नोटिस इशू करना था, नहीं किया, अब भुगतो, अब फारग हो जाए। in case of non availability of suspended person at given address, कि जो गिवन एड्रेस था अगर उसके ऊपर सस्पेंडेड पर्सन नहीं मौजूद, द नोटिस में बी अफिक्स्ड ऑन द मेन नोटिस बोर्ड ऑफ एलटीओ या आरटीओ। जो आरटीओ होगा उसका जो मेन नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर आपका इश्तहार चस्पा कर दिया जाएगा कि फलाना बंदा, इसको हमने सस्पेंड कर दिया है और ये बंदा अपने प्रेमिसेस पे अवेलेबल नहीं है। ऑन रिसीट ऑफ द रिप्लाई टू द नोटिस, जो आपने शो कॉज नोटिस इशू किया उसके रिप्लाई के बाद अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हुआ वो आपकी सस्पेंशन जो है वो खत्म कर सकता है। अगर कमिश्नर सेटिस्फाई ना हुआ तो अब कहानी जो है वो आगे चलेगी और वो टुवर्ड्स ब्लैक लिस्टिंग चल रही होगी। तो सस्पेंशन पहले होती है,
उसके बाद कहानी कहाँ चलती है, ब्लैक लिस्टिंग की तरफ चल रही होती है। अच्छा जी, सस्पेंशन ऑर्डर था, सस्पेंशन चल रही थी। अगर सस्पेंशन में जो इल्जाम लगाया गया था वो कंफर्म हो जाए कि वाकई तुमने टैक्स फ्रॉड किया, तुम अवेलेबल नहीं थे, जो भी रीजन थे सस्पेंशन की वो कंफर्म हो जाए, तो कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर एक अपील एबल ऑर्डर इशू करेगा, मतलब फैसला दे रहा है आप उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। और वो ऑर्डर कौन सा होगा, वो ब्लैक लिस्टिंग के लिए होगा, और उसके अगेंस्ट आप मतलब अगर आपको ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर दे दिया जाएगा और आपके खिलाफ तमाम कानूनी और पीनल एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो ऑर्डर होगा, जो ब्लैक लिस्टिंग का फरमान जारी किया जाएगा, जो ऑर्डर दिया जाएगा, उसके पर्टिकुलर्स क्या होंगे, रीजंस फॉर ब्लैक लिस्टिंग, कि ब्लैक लिस्टिंग के रीजंस क्या है वो लिखी होंगी। लिखा होगा टाइम पीरियड फॉर एनी फॉर विच एनी रिफंड और इनपुट टैक्स शैल बी इनएडमिसिबली क्लेम्ड, कि इस महीने में, इस अरसे में इसने इतना गलत रिफंड क्लेम किया है, इसने इतनी गलत इनपुट एडजस्टमेंट की है ब्लैक लिस्टेड पर्सन ने या इसके बायर्स ने, और इसकी इतनी फेक इनवॉइसेस थी उनकी डिटेल्स लिखी जाएंगी, और बताया जाएगा कि इसके ऊपर इतनी पेनल्टीज हैं और ये अमाउंट है इससे रिकवर करनी है। रीजंस, गलत रिफंड, जो जुर्म किया वो, और सजा, तीनों बताई जाएंगी कि इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। उसके अंदर ही द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी इशूड विद इन 90 डेज ऑफ नोटिस ऑफ हियरिंग, कि जब आपकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो कार्रवाई शुरू होने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर ब्लैक लिस्टिंग का नोटिस इशू होना चाहिए। अगर ब्लैक लिस्टिंग का नोटिस 90 दिन के अंदर अंदर शुरू नहीं होता, मतलब केस चल पड़ा हुआ है, कार्रवाई हो रही है, 90 दिन में फैसला नहीं हुआ, तो जो आपकी सस्पेंशन की गई है वो वाइड एप्लीकेशन हो जाएगी। अगर आप ब्लैकलिस्ट हो गए हैं तो कॉपीज ऑफ दैट ऑर्डर शैल बी इंडोर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, हर रजिस्टर्ड पर्सन को जिससे आप डील कर रहे थे, जो आपका बायर सेलर सप्लायर था, उनको, तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को उसकी कॉपी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। उसकी जो कॉपी है वो सर्कुलेट कर दी जाएगी कंप्यूटराइज सिस्टम के ऊपर, और जितनी इनवॉइसेज आपने इशू की होंगी, जिस जिसको इशू की होगी उसको तक पहुंचा दी जाएगी, और तमाम जो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू के होंगे बंदे, उनको अनेबल कर दिया जाएगा कि इस इनवॉइस पे जो ब्लैक लिस्टेड बंदे ने इशू की हुई है इनके ऊपर आपने रिफंड क्लेम नहीं करना, मतलब पूरे जहान में आपकी ब्लैक लिस्टिंग के चर्चे कर दिए जाएंगे, इस बंदे को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो ये ब्लैक लिस्टिंग है। ब्लैक लिस्टिंग और जो सस्पेंशन है वो आपके पेपर में अक्सर आती है कि ब्लैक लिस्टिंग कैसे होगी, सस्पेंशन कैसे होगी, इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में चल गई पता। अब आपको पता है रजिस्ट्रेशन में और डी रजिस्ट्रेशन में जब हम बात कर रहे थे, इवन सस्पेंशन में बात की है कि रिकॉर्ड्स वगैरह जो हैं वो आपने मेंटेन करने होते हैं, कि भाई बताएं जी ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, और ये रिकॉर्ड्स वगैरह क्या हैं उसको हमने देखना है, कि रिकॉर्ड्स क्या हैं और रिटर्न की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनको देखना है। पहली बात करते हैं रिकॉर्ड्स, कौन कौन सी चीजें आपने अपने पास रिकॉर्ड की फॉर्म में रखनी है। आई कैप में ये सवाल आ चुका हुआ है, और इस सवाल का जो रिजल्ट था वो अराउंड 4% था। 4% स्टूडेंट्स वर एबल टू सिक्योर पासिंग मार्क्स। कि एक टैक्स पेयर को कौन कौन सा रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रखना होता है। अब कहते हैं देखें, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो टैक्सेबल सप्लाई मेंटेन कर रहा है, उसको ये कुछ रिकॉर्ड्स या ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन कौन से रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज, इंपोर्ट, सप्लाईज वगैरह हैं वो करना पड़ेगा, जिसमें डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड, नेम, एड्रेस, एनटीएन, नंबर ऑफ बायर, सप्लायर, कितना टैक्स चार्ज किया है, वो सारा का सारा आपको अपने पास रखना पड़ेगा। आपको सेल टैक्स रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, अबाउट जीरो रेटेड गुड्स का, अबाउट एग्जाम सप्लाईज का, जो आपने इनवॉइसेस इश्यू किए हैं उनका रिकॉर्ड, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट का, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, बिल्स का, सैलरी जो पे कर रहे हो, लेबर बिल्स हैं, कैश बुक है, जो जो आपके रेंट के एग्रीमेंट है वो आपके पास होना चाहिए, जो सेल्स टैक्स वगैरह आप परचेज पे कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, जो आपने गेट पासेस इशू किए जाएंगे उसका रिकॉर्ड होना चाहिए फॉर इनवर्ड या फॉर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन, फॉर आउटवर्ड सेल्स। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट की रिसीट्स आपने पे की होंगी उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। आपका डबल एंट्री सेल टैक्स का अकाउंट एक मेंटेन होना चाहिए, जिसमें आपके तमाम परचेजेस सेल्स वगैरह मेंटेन होनी चाहिए। सेल्स का तमाम आपने लेजर मेंटेन किया होगा इसमें क्या कुछ है, और
क्या कुछ है उसको हम लेके चलेंगे। उसके बाद बिजनेस बैंक अकाउंट जो हैं जो डिक्लेयर करने हैं वो भी हम उसको भी लेके चलेंगे। उसके बाद आपने अपने रिकॉर्ड जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करने हैं, मतलब एक्सेस के ऊपर जो भी ये रिकॉर्ड बुक कीपिंग जो सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर, या कोई भी रिकॉर्ड जो स्पेसिफाई कर देगा बोर्ड, वो सारे आपने मेंटेन करने हैं। अब सवाल है ये रिकॉर्ड मेंटेन करने कितने साल हैं। ये 6 साल के लिए आपने अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, 6 साल तक। अगर 2022 में अगर आपने कोई इनवॉइस वगैरह इशू की है तो उसको 6 साल तक, 2028 तक आपने उसका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करना है, तो ये रिकॉर्ड। उसके बाद रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, रिटर्न कैसे फाइल करनी है ये आपने रीड करनी है। इसमें से सवाल नहीं आता, अक्सर तो नहीं आया बट कोई पता नहीं है। एक होता है बंदा मनहूस, एक होता है मनहूस अल्ट्रा प्रो लेवल मैक्स वाला। अगर आप लोगों की किस्मत ऐसी है, सवाल इसमें से आगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट पास्ट पेपर में से ये रिटर्न्स में से रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट नहीं आया, बट हम इसको डिस्कस कर लेंगे, हमने इसको छोड़ना नहीं है। कहता है कोई भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपनी मंथली रिटर्न जो है वो फाइल करेगा इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब एफपीआर पे जाएगा, पोर्टल ओपन करेगा, वहां पे जाके अपनी ई पोर्टल के ऊपर रिटर्न फाइल करेगा जो ड्यू डेट होगी उस डेट तक। जो जनरल ड्यू डेट होती है वो हर महीने की 15 होती है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपका फरवरी का महीना है ना, अगर आपका फेब का महीना है, 1 फेब से लेके 28 फेब तक जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है, अब फरवरी की रिटर्न जमा करानी है, इसकी जो ड्यू डेट होगी वो आपके पास 15 मार्च तक होगी। सिमिलरली मार्च की रिटर्न जमा करानी है, इसकी ड्यू डेट जो होगी वो 15 अप्रैल तक होगी। अप्रैल की रिटर्न जमा करानी है, इसकी ड्यू डेट होगी 15 मार्च तक, 15 तक होती है। इसलिए जो टैक्स जो है, टैक्स मैक्सिमम जो टैक्स है वो 15 तक जमा करवा दें। और लेकिन जो अगर आपने रिटर्न जमा करानी है उसमें आपको 3 दिन की एक्सटेंशन मिल जाएगी, मतलब टैक्स हर हालत में 15 तक जमा करा दें और रिटर्न आपके 3 दिन के बाद भी सबमिट हो सकती है। जो टैक्स है वो नेशनल बैंक में जो भी चालान वगैरह होगा, जो भी मोड होगा, उसके मुताबिक आपने पे करना है। द डेट ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू कैश और चेक विल बी ट्रीटेड एज डेट फॉर विच द पेमेंट इज रिसीव बाय बैंक। जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं, जो चेक के ऊपर लिखी है, जिसे कैश जमा कराया, हम यही एज्यूम करेंगे कि इस दिन आपने टैक्स पे किया है। इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू पे ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट, द डेट ऑन विच पेमेंट ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट इज स्टैंडर्ड एट द बैंक काउंटर। जिस दिन आप जाके बैंक काउंटर के ऊपर वो पे ऑर्डर जमा करवाएंगे, हम उस दिन जब देखेंगे कि इस दिन हम ट्रीट करेंगे कि आपकी ये पेमेंट ट्रीट हुई है, तो ये आपने रीड कर लेना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये भी रीड ओनली है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना डाटा जो होगा इलेक्ट्रॉनिकली एंटर करेगा सप्लायर्स का एनेक्जर सी में, आउटपुट टैक्स में, और जो डेबिट नोट होगा, क्रेडिट नोट होगा, उसको एनेक्जर ए वगैरह में लिख रहा होगा। बाय द 10th डे ऑफ द नेक्स्ट ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग टैक्स पीरियड, मतलब हर अगले महीने की 10 तारीख तक तमाम सेल्स का डाटा जो होगा उसने मेंटेन करना पड़ेगा। दिस डाटा शैल बी इमीडिएटली अवेलेबल टू अदर पार्टीज, ये दूसरी पार्टीज को उसी वक्त अवेलेबल हो जाएगा एज अ परचेज डाटा। बिकॉज मैं अपनी सेल्स डिक्लेयर करूंगा तो अगले बंदे को क्या होगा, उसकी परचेजेस डिक्लेयर हो रही होंगी, और इसलिए वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, और जो उनकी इनवॉइस वगैरह वहां से वेरीफाई होती जाएगी उसके क्लेस उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम कर रहे होंगे। डाटा रिलेटिंग टू परचेजेस मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन और फ्रॉम सच रजिस्टर्ड पर्सन as allowed by FBR in this respect shall be entered manually in annexure A। अगर हम कोई अनरजिस्टर्ड बंदे का डाटा है या जिसको FBR ने स्पेसिफाई किया था वो annexure A में हम लिखे होंगे। If a registered person's claims If a registered person's claim reduces his tax liability, अगर किसी बंदे की टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है, जैसे उसका इनपुट टैक्स कम हो रहा है परचेजेस के ऊपर, या उसने क्रेडिट नोट वगैरह इशू किए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, या इंक्रीज इन परचेज वैल्यू ऑफ अकाउंट ऑफ एनी मिस्टेक और अदरवाइज इन परचेज ऑफ इनवॉइस अर्लियर रिसीव, तो वो भी क्या करेगा, वो उसको डिक्लेयर कर रहा होगा जो उसके टैक्स में कमी वगैरह हो रही होगी। डिस्क्रिपेंसी की हमने पहले भी बात की थी, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी जो है एफपीआर का सिस्टम एलोकेट कर रहे
अगर हमें चल जाए पता कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसकी एडजस्टमेंट जो है वो अलाउ कर दी जाएगी प्रोविजनल बेसिस के ऊपर, और उस बंदे को कहा जाएगा कि भाई अगले बंदे से कांटेक्ट करो, उससे रब्ता करो, डिस्क्रिपेंसी को रिमूव कराओ और उसका आउटपुट टेक्स्ट डिक्लेयर कराओ। अगर डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व हो जाए और जो ऑब्जेक्शन सिस्टम ने रेज किया था वो सेटल हो जाए, तो उस बंदे को बता दिया जाएगा ठीक है जी आपको हमने प्रोविजनल बेसिस के ऊपर डिस्क्रिपेंसी अलाउ की थी, अभी खत्म हो गई, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी थी और आपको प्रोविजनल बेसिस के ऊपर अलाउ कर दी गई थी और अगले महीने की 10 तारीख तक वो स्टिल डिस्क्रिपेंसी अरेज रही, रिजॉल्व ना हुई, तो जो आपको एडजस्टमेंट प्रोविजनल बेसिस के ऊपर अर्लियर अलाउ की गई थी वो क्या हो जाएगी, वो खत्म कर दी जाएगी। मतलब अगर उसने आपको प्रोविजनल बेसिस के ऊपर टैक्स अलाउ कर दिया था कि क्लेम कर लो, तो क्या करेंगे, कहेंगे भाई सब छोड़ दो, कोई क्लेम श्लेम नहीं होना, तुमने कहा था तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, तुमने खत्म करवाना था, अगर तुमने उसको खत्म नहीं करवाया तो इसलिए वो क्या कर दिया जाएगा, आपको ऐड बैक कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी बतानी पड़ती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं स्पेसिफाइड गुड्स के, जैसे उनको कुछ फर्दर डिटेल्स जो हैं अपनी क्वांटिटीज की बतानी पड़ती हैं कि हमने कितनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, कितनी सप्लाई की हैं, अपनी मंथली रिटर्न्स के साथ बताते हैं, जैसे कितनी शुगर बनाई, कितना सिगरेट बनाया, कितने पेपर, कितना सीमेंट, कितनी फ्रिजें, कितने एसी, कितना टीवी, कितनी व्हीकल, कितनी आइसक्रीम, कितनी प्रोड्यूस की, कितनी सेल्स की, ये उसकी एडिशनल डिटेल्स जो हैं वो डिपार्टमेंट को जमा करवा रहे होते हैं। उसके बाद एफबीआर किसी भी बंदे को कह सकता है कि वो एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न जो है एक मखसूस फॉर्म में जमा कराएं, जिसको एफबीआर कहेगा, जिसको कह देगा कि स्पेशल रिटर्न है इस केस के जमा करो, आप जमा कराएंगे, और एनुअल जिसको कह देगा आप जमा कराएंगे। एवरी कंपनी रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स शैल फाइल एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर बाय 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये हर कंपनी हर साल की जो एनुअल रिटर्न होगी वो 30 सितंबर तक उसको जमा करवानी पड़ेगी। ये कंपनीज के लिए है, रजिस्टर्ड कंपनी के लिए। अगर आपने कोई रिटर्न जमा कराई है, उस रिटर्न में अगर कोई एरर वगैरह हो जाए, क्या आप उसको खत्म कर सकते हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ये रिवीजन ऑफ रिटर्न जो है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपने कोई रिटर्न जमा कराई है, आप डिवाइस रिटर्न भी जमा करा सकते हैं, मतलब आपने पहले सेल्स डिक्लेयर की, आपको क्या गलती हो गई है, सही करना पड़ेगा, तो आप उसकी रिवीजन कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर, कमिश्नर की अप्रूवल लेने के बाद विद इन 20 डेज ऑफ फाइलिंग द ओरिजिनल रिटर्न। जिस दिन आपने ओरिजिनल रिटर्न जमा कराई थी उसके 120 दिन के अंदर अंदर आप कमिश्नर से अप्रूवल लेके अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। हाउएवर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि कमिश्नर की अप्रूवल जो है हमें इसमें नहीं रिक्वायर्ड वेयर द रिटर्न इज रिवायर्ड विद इन 16 डेज। अगर हम ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो हमें कमिश्नर की अप्रूवल जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। या अगर जो हम रिवाइज करने के बाद टैक्स पे करेंगे वो ज्यादा होगा प्रीवियस रिटर्न से, तो इस केस में भी हमें कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो ये चीज याद रखना, ये पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको स्लाइड्स में हाईलाइट कर देना, इसको देख लेना। कहता है जी इफ द रिटर्न इज रिवाइज ऑन वॉलेंट्री बेसिस, अगर आपने खुद से रिटर्न रिवाइज कर दी है और आपने सेल्स टैक्स जो चोरी किया था या कम था या शॉर्ट पे किया था वो आपने खुद पे कर दिया है और आपको ऑडिट का नोटिस वगैरह इशू नहीं हुआ, मतलब हुकूमत ने कुछ नहीं कहा, आपने खुद से रिटर्न रिवाइज की, जो टैक्स कम पे किया था या जो टैक्स नहीं पे कर पाए थे वो आपने खुद पे कर दिए, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी, कुछ भी आपको नहीं कहा जाएगा। अगर आपने 25% पेनल्टी जो है वो आप पे इम्पोज की जाएगी अगर आपने ये रिवाइज की ड्यूरिंग ऑडिट, मतलब आपका ऑडिट शुरू हो गया और आपको पता लग रहा है यार ऑडिट शुरू हो गया पकड़े जाएंगे, आपने खुद से अपना उसको रिवाइज किया रिटर्न को और आपने जो टैक्स चोरी किया था या जो भी मैटर था आपने वो शॉर्ट टैक्स पे कर दिया, तो आप 25% पेनल्टी पे करेंगे उस टैक्स की। लेकिन अगर आपको शो कॉज नोटिस होना चाहिए है, सारी चीजें शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले, अगर आपको शो कॉज नोटिस इशू हो गया, मतलब आपका ऑडिट कंप्लीट हो गया, चोरी पकड़ी गई, फिर शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद अगर आप रिटर्न रिवाइज करेंगे तो 100% पेनल्टी क्या की जाएगी, आपके ऊपर इम्पोज की जाएगी। जितनी पेनल्टी इम्पोज करेंगे वो सारी की सारी आपको पे करनी पड़ेगी। तो रिवाइज रिटर्न जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह देखना है।
उसके अलावा अगर आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, मतलब आपने कहा है कि अब मैंने रजिस्टर्ड नहीं रहना, तो आप अपनी फाइनल रिटर्न जमा कराएंगे, उसमें जो फाइनल लाइबिलिटीज होंगी वो आप हुकूमत को जमा करवा देंगे। तो ये आपने इसको देख लेना है। मैं आपको जरा रिटर्न दिखाता हूँ, रिटर्न का फॉर्मेट उसको देखते हैं। ये हमारा पोर्टल जरा काम कर रहे होते हैं, मुझे यहाँ पे सेल्स टैक्स का फॉर्मेट डाउनलोड करने का जरा। सेल्स टैक्स, ये थोड़ी सी पिक्चर आपको विजिबल होगी मेरे ख्याल से, प्रॉपर विजिबल है। ये जो भी हमने तमाम ये रिकॉर्ड कीपिंग की बातें की है ना, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इनेक्जर्स ए, इनेक्जर्स बी, इनेक्जर्स सी, मैं आपको इसको जरा रिटर्न से दिखाता हूँ कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, और उसमें हम इसको देखते हैं कि यार ये क्या इसमें है और उसमें क्या चीज़ें हैं, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अभी तो दिखाइए आपको, थोड़ा सा मैं आपको इसका फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में ऐसा प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, ये जी हमारी एक खाका सा है कि इस तरह का हमारा कुछ इससे मिलता जुलता हमारा रिटर्न का फॉर्मेट होता है। इसको ज़रा हम देख लेते हैं। जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो इसी फॉर्मेट के तहत करेंगे, इसके तहत ही हम लेके जा रहे होंगे कि क्या होते हैं और क्या नहीं होते। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस बंदे का एनटीएन नंबर क्या है जो रिटर्न जमा करा रहा है, उसका नाम लिखते हैं, अगर इंडिविजुअल है उसका आईडी कार्ड नंबर, देखते हैं कि वो जो कंपनी है एओपी इंडिविजुअल है, बिजनेस की नेचर, टैक्स पीरियड लिखते हैं, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, नॉर्मल रिटर्न है, रिवाइज रिटर्न है वो, सबमिशन डेट क्या है, किस डेट पे जमा करा रहे हैं, और कौन सा आरटीओ है वो। अब ये आता है हमारे पास सेल्स टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे जितनी भी इनपुट टैक्स की डिटेल्स होती हैं वो हम जमा करवाते हैं कि हमने जो परचेजेस की हैं फिक्स एसेट्स के अलावा रजिस्टर्ड पर्सन से, उसकी। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस नजर आ रहा होगा, एनेक्जर ए एंड एनेक्जर आई, एनेक्जर ए एंड एनेक्जर आई, जो हमने यहाँ पे बात की थी कि आप जो एनेक्जर्स होते हैं उसमें आप अपना डाटा वगैरह फुलफिल कर रहे होते हैं। अब वो एनेक्जर्स अभी शो करता हूँ, तो जो हमने परचेजेस की होती हैं हम वो लिखते हैं, जो हमने फिक्स एसेट्स वगैरह लिए होते हैं हम वो लिखते हैं। अब आप खुद देखो रिटर्न में नॉर्मल परचेजेस सेपरेट ली हुई हैं, और जो हमने फिक्स एसेट्स वगैरह ली हैं या जो कैपिटल एसेट्स ली हैं वो हमने सेपरेट ली हुई हैं। रीजन क्या है इसकी? हमने नॉर्मल परचेजेस के साथ फिक्स एसेट्स को क्यों नहीं ट्रीट किया? व्हाट इज द रीजन? फिक्स एसेट्स के ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती, क्योंकि उनके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन का रूल नहीं है, तो हमने इसलिए उसको सेपरेट लेके चलते हैं, क्योंकि उसकी अपॉर्चमेंट जो है वो भी क्या होती है, वो भी सेपरेट होती है। दैट्स वाई हम उसको स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, हम उसको अलग लेके चल रहे होते हैं। तो जो हमने परचेजेस की होती है उसके अलावा हम उसको यहाँ पे लेके चल रहे होते हैं। उसके अलावा आपका टैक्स क्रेडिट वगैरह फॉर्मेट में समझ आ जाएगी। आउटपुट टैक्स जो सेल्स वगैरह की होती हैं उसके बारे में लिखते हैं, एक्सपोर्ट्स कौन सी, एग्जाम्स कौन सी हैं, एक्स्ट्रा टैक्स कौन सा है, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे आउटपुट टैक्स की कर रहे होते हैं। मतलब पहले हम इनपुट का डाटा बताते हैं, फिर हम आउटपुट का डाटा बताते हैं क्या है, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करते हैं कि आउटपुट में से इनपुट टैक्स लेस करना है, 90% की रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लगानी है, एक्सेस टैक्स जो है वो सारी यहाँ पे करके हुकूमत को हम अल्टीमेट बताते हैं कि मेरी फाइनल अमाउंट कितनी है जो मैंने पे करनी है आपको। यहाँ पे हम कहते हैं जी ये मेरा नाम है, ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया, इसमें तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे आपने अपने अकाउंट की डिटेल्स वगैरह चीज़ें गिवन की होती हैं क्या है और क्या नहीं है। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जो हमने इनवॉइस का फॉर्मेट पढ़ा था कि इनवॉइस के पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि आप एनटीएन नंबर लेते हैं, आईडी कार्ड नंबर, नेम है, किस सूबे में की है, डॉक्यूमेंट, परचेज टाइप, मतलब ये परचेज इनवॉइस है जो आपने खरीदारी की होगी, जिससे खरीदारी की है, उसका नाम, पता, सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा होता है। ये हमारा एनेक्जर ए है, इसमें हम अपना परचेज डाटा लिख रहे होते हैं। फिर एनेक्सर बी में अगर आपको याद हो कि हमने जब गुड्स इंपोर्ट की थी तो हम गुड्स डिक्लेरेशन करते थे कि ये गुड्स हैं, तो ये गुड्स डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट है कि ये गुड्स टाइप है, इसको हमने इंपोर्ट किया है, उसकी तमाम चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे इसमें फिल कर रहे होते हैं। उसके अलावा एनेक्सर सी में जो हमने सेल्स की होती हैं, किस बंदे को सेल किया, उसका एनटीएन नंबर क्या है, वो तमाम लिखते हैं, टाइप क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, वो सारा हम मेंशन करते हैं। ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता फॉर्मेट होता है हमारा। जो हमने एक्सपोर्ट्स की हैं, एक्सपोर्ट्स के तमाम डिटेल्स हम एनेक्सर डी में डालते हैं, कौन सी है कौन सी नहीं है। एक्साइजेस वगैरह हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, ड्यूटीज वगैरह
अगर जो कैरी फॉरवर्ड सेल्स टैक्स हुआ होता है उसकी समरीज हम नेक्स्ट एफ में दे रहे होते हैं, जो एरियर्स होते हैं वो नेक्स्ट जी में होते हैं। स्टॉक स्टेटमेंट, अभी जो हमने बात की थी कि जो अगर हमने स्टॉक के ऊपर अपना रिफंड क्लेम करना है या उसका इनपुट क्लेम करना है, हमें स्टॉक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, आइटम डिस्क्रिप्शन क्या है, कितना रॉ मटेरियल क्या रेट है, वैल्यू ऑफ गुड्स के ओपनिंग बैलेंसेस क्या थे, क्वांटिटी क्या थी, ईच एंड एवरीथिंग हम नेक्स्ट एच पे बताते हैं। ये हमारा स्टॉक के मुतालिक होता है। उसके मुताबिक हमने पढ़ा था डेबिट एंड क्रेडिट नोट, उसके बारे में लिखा जाता है। अब डेबिट एंड क्रेडिट नोट के देखें, पर्टिकुलर्स देखें और फॉर्मेट देखें कि कौन बायर था, कौन सप्लायर था, उसका एनटीएन, उसका नाम, उसका नेम टाइप लिखा होता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट उसका लिखा होता है, यहाँ रीजन स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे हम देते हैं कि हमारी ओरिजिनल इनवॉइस क्या थी, उसका नंबर, तारीख लिखते हैं, सेल्स की टाइप, क्वांटिटी सब कुछ लिखते हैं। यहाँ पे हम अपनी रिवाइज इनवॉइस लिखते हैं, और जो उसका डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पे मेंशन किया होता है। तो एनेक्जर आई जो है इसमें हमारे डीसीएन वगैरह का डाटा मूव हो रहा होता है। फिर जो प्रोडक्शन वगैरह की होती है मैन्युफैक्चरर ने, वो तमाम डाटा अपना एनेक्जर जे में डिक्लेयर कर रहे होते हैं। सर्विसेज वगैरह का एनेक्जर पी में होता है। तो ये तमाम एनेक्जर जो है ये हम अटैच करते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली फिल कर रहे होते हैं। हम इन एनेक्जर्स में फिल करते हैं, मतलब मैं एनेक्जर्स आई को कंप्लीट करूंगा तो यहाँ से मेरी फाइनल अमाउंट निकलेगी, वो खुद जाके यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही होगी वो सेल्स टैक्स में से, वो तमाम रिफंड कर लेस होने के बाद। तो ये हमारा सेल्स टैक्स का फॉर्मेट है, इस तरह से हम इसे कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वो इस फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे, जो वेरी वेरी एप्लीकेबल है आपके आई कैप में। तो यहाँ पे जो हमने रिकॉर्ड की ये जो बात की थी रिटर्न्स की, वो मैंने आपको शो कर दी। अब आखिरी एरिया है असेसमेंट एंड ऑडिट का, इसको जो करते हैं, इसको 10 मिनट में वाइंड अप करते हैं और सेल्स टैक्स जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जो हमने चीजें डिस्कस की है ना, इनका ऑडिट और असेसमेंट कैसे होगा, ये भी थ्योरेटिकल एरिया है, इसको देखते हैं। ये भी आपका रीड है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, ये कभी भी आपने छोड़ना नहीं है, इसको आपने रीड लाजमी करना है। क्या, पहले हम बात करते हैं ऑडिट। ऑडिट कहते हैं जांच पड़ताल, वेरिफिकेशन, उसको कहते हैं जी द ऑडिट में भी कंडक्टेड बाय द कमिश्नर। ये जो ऑडिट है ये कौन करेगा, ये कमिश्नर कंडक्ट कर रहा होगा। An inquiry or investigation may also be conducted if the commissioner has sufficient evidence that the person is involved in tax fraud. Inquiry भी हो सकती है, लेकिन रीजन क्या होगी, अगर उसको पता हो कि शक हो कि आप टैक्स फ्रॉड में। ये कौन कर रहा है, कमिश्नर कर रहा है। इसके अलावा कोई भी हमारा इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर होगा, वो भी ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। इफ द सेम वर अर्लियर कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, अगर उस बंदे का ऑडिट एजीपी से हो चुका हुआ है तो उसका कोई भी बंदा इनलैंड रेवेन्यू का उसका ऑडिट कर सकता है। द कमिश्नर में कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वीडियो लिंक, मतलब वीडियो लिंक जूम वगैरह से ऑडिट प्रोसीडिंग हो सकती है। द असिस्टेंट कमिश्नर ऑडिट shall issue his audit observation if he finds any defects during an audit, वो अपनी ऑडिट की ऑब्जर्वेशन वगैरह फाइंड आउट कर दे सकता है। The registered person is required to submit his point of view within 15 days against such observation। जो ऑब्जर्वेशन पास की जाएंगी उसका 15 डेज में वो पर्सन अपना जवाब दाखिल करेगा। The assistant commissioner shall issue an audit report specifying the sales tax demand if any। अगर वो जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो इशू करेगा असिस्टेंट कमिश्नर, और जो टैक्स वगैरह लेना होगा वो उसकी उसमें डिटेल वगैरह गिवन करके देगा। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन मेक्स पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स अबेटेड और शॉर्ट पेड वॉलंटरली, अगर जो बंदा है जिसका ऑडिट हो रहा है वो खुद से जो टैक्स चोरी हुआ था या शॉर्ट पे हुआ था, वो नोटिस ऑफ ऑडिट इशू करने से पहले अगर वो टैक्स पे कर देगा तो उसको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, जीरो पेनल्टी है। अगर वो ऑडिट का नोटिस इशू होने के बाद अगर वो पे कर देगा, लेकिन अभी ऑडिट का प्रोसेस चल रहा है, तो 25% पेनल्टी है। लेकिन अगर उसको ऑडिट का शो कॉज नोटिस इशू हो गया, मतलब ऑडिट ऑब्जर्वेशन पास कर दी गई है, तो उसके बाद वो पे करेगा, तो उसको 100% क्या करेगी, भरनी पड़ेगी, ये जो अपना पेनल्टी है वो इम्पोज हो जाएगी। उसके बाद रिफंड है। रिफंड की अगर हम बात करें कि ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल मेक एन असेसमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग डिफॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टी, कि वो डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी की असेसमेंट करेगा कब, व्हेन अ पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न ऑफ सेल्स टैक्स, जब आप सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा नहीं करवा पाएंगे तब वो करेगा। व्हेन अ पर्सन पे टैक्स लेस देन द टैक्स एक्चुअली पेएबल ड्यू टू मिस कैलकुलेशन, अगर आपकी कैलकुलेशन में कोई एरर है,
उससे कम टैक्स पे किया है तब भी वो आपकी असेसमेंट कर सकता है। अ पर्सन अर्न इनकरेक्ट इनपुट टैक्स और रिफंड, अगर आपने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है और रिफंड लिया है तब भी करेगा, ये अर्न है, ये डी नहीं आएगा। द टैक्स ड्यू ऑन सप्लाईज मेड बाय अ पर्सन हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड, मतलब जो आपने सेल्स की, जो आपने आउटपुट टैक्स लिया वो आपने जमा नहीं करवाया या कम जमा कराया, तब भी आपका खिलाफ आपकी असेसमेंट हो सकती है, चेक आपका हो सकता है। उसके अलावा एनी टैक्स दैट हैज नॉट बीन लेविड और शॉर्ट लेविड बाय रीजन ऑफ एनी इनएडवर्टेंस एरर और मिसकंस्ट्रक्शन और डेलिबरेटली, कि अगर आपने अपने कोई गलती से कोई टैक्स कम कैलकुलेट कर लिया है और उसको शक पड़ जाए तो वो आपकी असेसमेंट कर सकता है, आपकी जांच पड़ताल कर सकता है, और वो साबित हो जाए तो कहेगा भाई जितना टैक्स कम पे किया है वो हमें पे कर दो। तो ये रीजंस हैं कि ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू आपकी कब असेसमेंट कर सकते हैं। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कब आपकी असेसमेंट वगैरह कर सकता है। अब असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, जांच पड़ताल का, असेसमेंट का मतलब जांच पड़ताल है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इसको आपने सिर्फ रीड करना है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ आपने रीड करने हैं, पढ़ने हैं, उसके अलावा इसको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ो ही ना, पढ़ने हैं, सिलेक्टिव नहीं करना, कुछ छोड़ना नहीं है। यदि फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, ऑडिट के लिए अ शो कॉज नोटिस मे बी गिवन विद अ पीरियड ऑफ 5 years specifying the ground of such assessment and opportunity of being heard shall be provided। अगर आपका ऑडिट होना है तो ऑडिट करने के लिए 5 साल के अंदर अंदर आपको नोटिस इशू किया जाएगा। किसके 5 साल के, जो आपकी असेसमेंट की जाएगी उस असेसमेंट के 5 साल के अंदर अंदर आपका ऑडिट हो सकता है, लेकिन आपको पहले अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। टाइम लिमिट फॉर सेट असेसमेंट इज विद इन 120 days ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। जब आपको शो कॉज नोटिस इशू हो जाएगा कि भाई हमें शक के टैक्स कम वगैरह पे किया है, तो 120 days के अंदर अंदर आपकी असेसमेंट पूरी होनी चाहिए। फर्दर ये जो है 90 days की एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन उसके रीजंस जो हैं वो इन राइटिंग होनी चाहिए। However, any period during which the proceedings are adjourned, अगर वो proceedings adjourned थी for any reason, तो स्टे लिया था या कोई भी मैटर से, वो जो डेज होंगे एडजर्नमेंट के डेज, वो इन 120 days की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होंगे। Where a tax has not been levied, the sales tax shall be recovered as a tax fraction of the value of supply। अगर टैक्स लेवी नहीं किया गया तो परसेंटेज की फॉर्म में गवर्नमेंट टैक्स निकलवा लेगी। Where a person required to file a return files the return after due date, अब ड्यू डेट के बाद रिटर्न जमा कराता है, and pays the amount of tax, और टैक्स भी जमा कराता है with default surcharge and penalty, और वो सब कुछ जमा करा देता है। जो शॉप कॉस्ट नोटिस इशू किया होगा या जो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट हो जाएगा वो शैल अबेट, वो खत्म हो जाएगा, उसकी फिर वो मुकद नहीं रहेगी। Where a registered person has not paid tax payable with return, या उसने टैक्स पे नहीं किया या कम टैक्स पे कर दिया है, तो उससे वो टैक्स रिकवर किया जाएगा विदाउट नोटिस। उसको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, उससे हम टैक्स रिकवर कर लेंगे। कैसे? हम उसका बैंक अकाउंट जो है वो अटैच कर लेंगे, बैंक अकाउंट से रिकवरी करवा लेंगे, या उसकी जो गुड्स हैं बिजनेस से उसको हम रोक लेंगे, हम उसके गुड्स को कन्फिस्केट करके उसमें से हम उसको रिकवर करवा लेंगे। अभी देखो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस है। ये बताएं क्या सेल्स टैक्स में क्वेश्चन आ चुका है पास्ट पेपर में, कैन कमिश्नर रिकवर द टैक्स विदाउट इश्यूइंग नोटिस, क्या नोटिस इशू किए बगैर कमिश्नर टैक्स रिकवर कर सकता है? इसका बच्चे आंसर नहीं कर पाते बिकॉज दे थॉट ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, दिस इज पार्ट फ्रॉम योर सिलेबस। यस, वो अगर कोई भी टैक्स पेबल था, रिटर्न जमा नहीं कराया या शॉर्ट टैक्स पेड था, तो वो नोटिस इशू किए बगैर ही आपका टैक्स रिकवर कर लेगा। कैसे? या तो आपके बैंक अकाउंट अटैच करके, या आपकी जो गुड्स सप्लाई होनी है उनको स्टॉप करके वहां से रिकवर कर लेगा। इसके लिए जो शॉकर्स नोटिस जो है, अगर उसने कोई पेनल्टी वगैरह लगानी है, पेनल्टी वगैरह इम्पोज करने के लिए उसको शॉकर्स नोटिस रिक्वायर्ड होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइटेड है, इसको जरा अच्छी तरह आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर, कि व्हेन एन असेसमेंट ऑर्डर इज पास्ड, ये मतलब आपकी असेसमेंट होगी, आपकी जांच पड़ताल होगी, अब उसका फैसला दे दिया गया है, देन असेसमेंट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, उसको इशू करना चाहिए ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अपील अथॉरिटी, जो भी अपील वाली अथॉरिटी होगी उससे पूछ के या जो फैसला होगा वो इशू कर देना चाहिए। द कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस, कमिश्नर नोटिस इशू कर देगा, और एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू एम्पावर्ड ऑन दिस
behalf shall issue the order within 1 year from the financial year in which the appellate order was served. अब इसका मतलब क्या है देखिएगा, आपके खिलाफ असेसमेंट हो रही थी, आप असेसमेंट में गए, आपका असेसमेंट का फैसला आ गया, ऑर्डर आ गया, आपने उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया, आप उस ऑर्डर के खिलाफ अपील में चले गए, आप अपील में चले गए, अपील का जो फैसला आया, जो ऑर्डर आया, अब वो फैसला फाइनल था। जब वो अपील का ऑर्डर आ गया तो जो अपीलेट अथॉरिटी जिसने ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक अब कमिश्नर को क्या करना पड़ेगा, तमाम काम करना पड़ेगा। और वो कब करेगा, जब ये अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर दे देगी। ऑर्डर देने के बाद 1 साल के अंदर अंदर कमिश्नर के लिए फर्ज है कि जो ऑर्डर सर्व किया गया है वो उसने सारे का सारा उसको फुलफिल करना है। तो ये असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर है, इसको जरा देख लीजिएगा। उसके बाद मिनिमम सेल्स टैक्स लायबिलिटी है, ये जो है ये आपका रीड ओनली है, इसको आपने मतलब इसको करने की जरूरत नहीं है, मतलब एज सच रीड सिर्फ ये एक दफा कर लीजिएगा। मिनिमम सेल टैक्स लायबिलिटी क्या है, कम से कम इतना सेल्स टैक्स आपने पे करना है। कहता जी वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न, अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर shall issue a notice to file a return within 15 days failing which his minimum tax is determined subject to the following condition। अगर एक बंदा अपने रिटर्न्स वगैरह जमा नहीं करवाता तो उसको नोटिस इशू कर दिया जाएगा कि भाई साहब 15 दिन के अंदर अंदर कम से कम इतना टैक्स जमा करा दो, आपको पकड़ लिया जाएगा। कहेंगे ठीक है। और ये कंडीशंस जो है ये फुलफिल करनी होंगी, वो कौन कौन सी हैं, वो जो मिनिमम टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा, जो कम से कम टैक्स इम्पोज किया जाएगा, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको देखिएगा। ये मिनिमम टैक्स जो है इट शैल नॉट बी लेस देन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन एनी ऑफ द प्रीवियस 12 मंथ। चेक करें साइंसदानी डिपार्टमेंट की कि एक बंदे ने अपने रिटर्न जमा नहीं कराई सेल्स टैक्स की, इन्होंने पकड़ लिया, रिटर्न जमा कराओ 15 डेज के अंदर अंदर, उसमें जो टैक्स लिख के देंगे मिनिमम टैक्स, तो कम से कम तुमने हमें इतना टैक्स पे करना, वो कितना होगा, जो उसने पिछले 12 महीने में सबसे ज्यादा टैक्स पे किया होगा ना, हाईएस्ट टैक्स, वो उसको मिनिमम टैक्स की फॉर्म में लिख के नोटिस दे देंगे कि भाई रिटर्न जमा कराओ, आ जाओ हमारे पास। इन केस ऑफ नो प्रीसीडिंग टैक्स लायबिलिटी, अगर उसकी कोई प्रीसीडिंग टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, द मिनिमम टैक्स लायबिलिटी शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मंथली सेल्स declared by registered person for the purpose of income tax of the last year। अगर उसकी कोई मतलब सेल्स टैक्स नहीं था, पिछला 12 महीने का कोई लायबिलिटी नहीं थी, तो जो उसने इनकम टैक्स में अपनी सेल्स डिक्लेयर की होंगी पिछले 12 महीने की, उसकी एवरेज सेल्स निकालेंगे, उसकी एवरेज सेल्स निकालेंगे पिछले 12 महीने की, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज सेल्स जो भी आएंगे उसका 17% लेंगे, कहेंगे भाई ये मिनिमम टैक्स है, ये तुमने हमें पे करना है। अगर दोनों नहीं कर सकते, मतलब आपके पास उसके पिछले 12 महीने की टैक्स लायबिलिटी भी गिवन नहीं है, आपके पास उसके 12 महीने का सेल्स का रिकॉर्ड भी गिवन नहीं है, फिर आप उसकी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे। ये 2-3 फैक्टर्स अपने माइंड में रखते हुए, उसका बिजनेस कहाँ पे है, बिजनेस का टाइप क्या है, क्या चीज बना रहा है, कितने बंदे हैं, कितना बिजनेस में कैपिटल है, बिल कितने हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, इनको आप फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर मिनिमम टैक्स लायबिलिटी इंपोज कर देंगे कि इतना टैक्स तुमने हमें पे करना है। डिटर्मिनेशन ऑन पेमेंट ऑफ मिनिमम टैक्स लायबिलिटी शैल नॉट बी ऑफ फाइनल टैक्स लायबिलिटी, ये आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, आप ये पे करेंगे। उसके बाद कमिश्नर जो है वो असेसमेंट में निकल जाएगा या ऑडिट में निकल जाएगा, फिर ऑडिट के बाद या असेसमेंट के बाद जो फाइनल होगा वही उसकी टैक्स लायबिलिटी होगी और वही उसकी पे की जाएगी। तो ये जो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी है ये आपने बस रीड करना है, इसको इसमें से कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, के डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स तक रसाई। ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू इज ऑथोराइज्ड टू हैव एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट और एनी अदर लॉ। एग्जांपल यूज सच में कंप्यूटर है ऑन विच डाटा रिलेटेड टू सेल्स टैक्स इज केप्ट, कि जो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू होगा इसको आपने अपने तमाम रिकॉर्ड्स के तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो एक्सेस जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है, वो किसी भी चीज को आके चेक कर सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते।
उसके बाद ड्राइंग ऑफ सैंपल्स है, ये भी पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिन सेल्स टैक्स लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए, या फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द वैल्यू ऑफ एनी टैक्सेबल गुड, या किसी भी टैक्सेबल गुड्स की एक्चुअल वैल्यू मालूम करने के लिए जो भी ऑथराइज ऑफिसर होगा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का, वो क्या करेगा, वो कोई मिनिमम क्वांटिटी आपके गुड्स की या रॉ मटेरियल की उठाएगा आपके बिजनेस में से, उसकी एक रिसीट जनरेट करेगा और उसकी रिसीट की कॉपी अपने पास ले जाएगा और देखेगा कि अगर आप सेल्स करते हैं, आपके सेल्स का तमाम प्रोसीजर क्या होता है। मतलब उसने सैंपल लिया, सैंपल उठाकर उसकी इनवॉइस जनरेट की, अब ले जाएगा और देखेगा कि इसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है, इसके ऊपर वैल्यू कितनी बन रही है, तो वो सैंपल्स विड्रॉ करके उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो ये चीज हमारे यहाँ पे जो है वो डन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट चैप्टर। यहाँ पे हमारा जो सेल्स टैक्स है वो 100% कंप्लीटेड हो गया।